नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस की, जिससे संबंधित कुछ टॉप 25 एमसीक्यूज़ को हमने कलेक्ट किया है। और इसी तरीके से हम 3 से 4 वीडियो में पूरी क्लास 7th की साइंस की बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लगभग 75 टू 100 क्वेश्चन के आसपास हम अराउंड कर लेंगे। और इसी तरीके की क्लास 6 की एनसीईआरटी भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जो मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट होगी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, वहाँ पर जाके क्लास 6 की साइंस की बुक को देख सकते हैं। और क्लास 7th की हम लोग अपलोड कर देंगे और जल्दी ही इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट की लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। या जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है? तो अगर आप देखेंगे तो इस कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो ये होता है C6H12O5, जिसमें हमें कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला कह रहा है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे किस जीवाणु के माध्यम से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि किस जीवाणु के माध्यम से होता है। तो उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम के माध्यम से जो है कि इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टारफिश यानी कि तारा मछली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। भक्षण के लिए यह कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसके दोनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, उस पर हमें चर्चा करनी है। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब तक पाचक रस मतलब कि जो भोजन को पचाने वाले जो रस होते हैं, एंजाइम होते हैं, जब तक वो स्रावित नहीं होंगे तब तक भोजन नहीं पचेगा। लेकिन पाचक जो है सरल पदार्थों को जटिल में नहीं बल्कि जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ता है, जिसको हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैटाबॉलिज्म। और जब सरल से हम जटिल की ओर जाते हैं तो एनाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एनाबॉलिज्म। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये सरल से जटिल पदार्थों को नहीं बल्कि जटिल से सरल पदार्थों को तोड़ता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इस आधार पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूमिनेंट अथवा रोमपंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पचन होता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। जैसे गाय हो गया या भैंस हो गया या कोई जानवर जो चारा को खाता है, तो सामान्यतः क्या करता है, आप देखते हैं जब वो शांत अवस्था में बैठा होता है तो अपने मुंह को चलाता है, जिससे झाग निकलता है उसके मुंह से। और इसी समय जो झाग निकल रहा होता है वो अपने भोजन को पचाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और झाग से क्या निकलती है ये भी पूछता है कभी कभी। तो जंतुओं के द्वारा जो जुगाली की जाती है तो उनसे जो झाग निकलता है उस झाग से मीथेन गैस की मात्रा निकलती है। क्या निकलती है? यानी मीथेन गैस की हमें प्राप्ति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीबा के बारे में कुछ पूछा जा रहा है और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, अमीबा के बारे में अगर हम बात करें, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सिंगल है, यानी कि सिंगल सेल्ड कहलाता है, एक कोशिकीय, जिसको हम यूनिसेलर कहते हैं। और अमीबा अपनी आकृति और स्थिति निरंतर बदलता है, यह भी बात सही है। फिर कह रहा है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, अमाशय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अम्ल का निर्मोचन होता है, और अम्ल क्या होता है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे आप कहते हैं खाना खाते समय कभी मुंह में मच्छर चला जाता है, मक्खी चली जाती है, या चावल खाते समय कभी दाने चले जाते हैं पत्थर के, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो HCl होता है हमारे अमाशय में इतना शक्तिशाली होता है कि ये इन सभी चीज़ों को गला देता है। और अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो ये पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है। और अगर हम बात करें बड़ी आंत का, तो ये जल का अवशोषण करती है, जो बचा हुआ जल होता है। और अगर हम बात करें यकृत का, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत की सबसे खास विशेषता होती है कि अगर ये अपने पार्ट का 25% भी रह जाता है जख्मी होने के बाद, तो भी ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है, सेल्फ ग्रो। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 2 3 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक हैं। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। तो ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें दूसरा गलत है कि इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है पाचन क्रिया के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा से जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है कि ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है, जिससे हम माल्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये सारे। और वसा क्या करता है, वसा जो है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है कि चेंज हो जाता है। और प्रोटीन तो मिला ही होता है अमीनो अम्ल से, और लगभग कितने अमीनो अम्ल से, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। पत्ता, तना, जड़, शाखा। सही प्रश्न का उत्तर देना है तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, सामान्यतः प्रोडक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है। और अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पत्ती ही वो अंग है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी प्रोडक्शन होता है। तो इस आधार पे हम ऑप्शन ए सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है। तो कौन सा इसमें कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2, क्योंकि जो पश्मीना शॉल है ये बनती तो बकरियों से है, लेकिन कश्मीरी बकरी होती है वो अंगोरा बकरी नहीं, बल्कि कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी नस्ल की। इसलिए अंगोरा नस्ल के आधार पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम के संदर्भ में हमें सही कथन बताने हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट हैं। इसका मतलब आप समझिएगा, इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं, और रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, और रेशम कीटों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर से रेशम के संदर्भ में ही एक और प्रश्न है। इसका मृदु रेशा यानी सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। इसमें दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 या 2, 1 या 2,
या न तो एक न तो दो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी वाला, क्योंकि रेशम की खोज भारत में नहीं हुई थी बल्कि चीन में की गई थी सबसे पहले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, पास्कल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पास्कल, क्योंकि दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। थल समीर के बहने का समय, अर्थात जो स्थल खंड से समुद्र की ओर जब समुद्र जो हवाएं बहती हैं तो सामान्यतः कब बहती हैं? रात में बहती हैं। और अगर हम बात करें समुद्र समीर के बहने का समय, तो ये दिन में बहती हैं। और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु में ज़्यादा अच्छा होता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि ये सूर्य का अवशोषण कम करती हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास कम होता है। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। अगले प्रश्न पर चलें। कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो अगर आप देखिए, क्लोरोफिल भी होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो इस आधार इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे भाग में ही संपन्न होती है, जो पत्तियों में सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो दूसरे हरे भाग होते हैं, जैसे हरी शाखाएं होती हैं या तने होते हैं, तो वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो देखिए, सभी पादप करते हैं ये जरूरी नहीं है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। जिसके लिए क्या होते हैं, एक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो स्टेटमेंट बी सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीड़ों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटपर्णी। और अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सभी पादप स्वपोषी होते हैं, तो सभी पादपों को हमने काट दिया था, क्योंकि कुछ पादप ऐसे होते हैं घटपर्णी की तरह जो क्या करते हैं, दूसरे पादप कीटों को जो है कि या किसी कीटों को पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं या सहजीवी संबंध कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु, पादप एवं जीवाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 4। देखिए, पादप और जीवाणु का जो सहजीवी संबंध होता है, तो यहाँ पे राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, राइजोबियम, जो क्या करता है, दलहनी फसलों के माध्यम से प्लांट के साथ संबंध बनाता है। और अगर हम शैवाल और कवक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो संबंध स्थापित होता है उसमें लाइकेन की भूमिका होती है, लाइकेन। तो इस तरीके से 1 और 4 सही हो जाएगा। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल रोम से, रंध्र से,
पर्णशिराओं से या बाह्यदल से। तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि आप अगर देखते हैं एक जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, इसमें क्या होता है सामान्यतः स्टोमाटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं, जो हल्के हल्के छेद टाइप के होते हैं। तो यहाँ से जब ये रंध्र खुलते हैं दिन में, तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके जो है कि टॉप 25 MCQs जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे और जो हमको लगा कि NCERT की बुक से इसको कवर किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे स्टेटमेंट वाइज, जो UPSC, स्टेट PSC और भी वनडे एग्जाम्स में आते हैं। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।